नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अंतिम अध्याय, अध्याय 10 भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और भारत के पड़ोसी देशों में किस किस की चर्चा हो रही है? चीन और पाकिस्तान की चर्चा और उनके विकास की तुलना भारत से करी जा रही है। कक्षा 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो किताब है उसका चैप्टर है और आज इसी चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो करेंगे मानव विकास के संकेतक। क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? मानव विकास के संकेतक। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा और उस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर और ये जो किताब है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग जो शुरू करेंगे सांख्यिकी शुरू करेंगे। सांख्यिकी में चैप्टर 1 जो है वो मैंने करा रखा है। अब जो बाकी के 7 चैप्टर हैं वो 7 चैप्टर 2023-24 के एनसीईआरटी के हिसाब से मैं वो 7 चैप्टर करा दूंगा। तो हमारी जो सांख्यिकी है, स्टेट्स वाली जो किताब है, स्टेट्स वाली, वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मानव विकास के संकेतक। अब देखो, जैसे मैंने भी आप लोगों को कहा कि इस चैप्टर में अपना एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, एक लेक्चर और आएगा, फिर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा पहले वो जानो, फिर लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं। हमने अभी तक ये जान लिया कि भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों ने अपने जो विकास के पथ पर, उस विकास के रास्ते पे जो चलने की शुरुआत करी थी, लगभग एक साथ सी करी थी। भारत पाकिस्तान 1947 में आजाद होते हैं और 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना होती है। तो तीनों ही देशों ने कहीं ना कहीं जो शुरुआत करी वो एक साथ से शुरुआत करी। तीनों देशों ने जो मॉडल सा अपनाया वो भी लगभग सेम सा अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं लाना, योजना आयोग बनाना, पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से काम करना, ये करा। उसके बाद अगर देखें तो तीनों ही देशों ने आर्थिक सुधार करे। 1978 में चाइना ने, 1988 में पाकिस्तान ने और 1991 में भारत ने। सबने अपने धीरे धीरे आर्थिक जो सुधार है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, वो भी करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमने ये चीजें जानी है कि जनांकीय संकेतक जो है, डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर है वो क्या है, डेमोग्राफी का अर्थ क्या होता है, कहां पर कितनी जनसंख्या रह रही है, उस जनसंख्या की क्या स्थिति है, वो जाना। और उसके बाद हमने लास्ट जो लेक्चर भी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने बात करी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर की बात करी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। उस सकल घरेलू उत्पाद में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था, सकल वर्धित मूल्य, जिसे हम जीवीए कहते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड, मैंने आपको पढ़ाया। जीडीपी, जीवीए क्या होता है वो जान लें। कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना योगदान चीन में दिया जा रहा है, कितना भारत में और कितना पाकिस्तान में दिया जा रहा है, ये अपन बड़े विस्तार से और शांतिपूर्ण बेहतर तरीके से अपन ने पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो मानव विकास है उसके इंडिकेटर्स क्या है। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो ये है कि तीनों ही जो देश हैं, इन तीनों देशों ने जो नीतियां अपनाई हैं, जो पॉलिसी अपनाई है मेरे प्यारे बच्चों, उन पॉलिसियों का एक एनालिसिस करेंगे, एक विश्लेषण हम लोग निकालेंगे कि कहां तक वो पॉलिसियां देश में सफल हुई, कहां तक वो विफल हुई, क्या कारण सफलता के थे, क्या कारण विफलता के थे। और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं मानव विकास के संकेतक। मानव विकास के संकेतक का मतलब है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब संकेतक का अर्थ क्या होता है, इंडिकेटर का अर्थ क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और आज वापस बता देता हूं। संकेत दे देना, संकेत का होता है ना, किसी चीज के बारे में संकेत दे देना। वो आपने कभी कभी सुना है कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो एक प्रकार से इशारा दे देना कि हाँ साहब ये इशारा है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो मैंने बोला इधर, मैंने बोला नहीं, उंगली कर दी इधर, एक इंडिकेट कर दिया कि इधर चले जाओ भैया, संकेत देना। जैसे अपन ने एक उदाहरण मैंने आपको और दिया था कि अपन गाड़ी पर चलते हैं, मुझे इधर टर्न लेना, तो इंडिकेटर जो होते हैं, एक पीछे और एक आगे गाड़ी का होता है, इधर से स्विच दबा दूंगा, दोनों इंडिकेटर्स इधर के हो जाएंगे। मतलब मैं इधर जाने जाता हूं तो पीछे वाले को पता चला जाएगा भाई ये भैया है, इधर जाएंगे, मैं आगे निकल जाता हूं, ये इंडिकेटर। तो जो मानव विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके इंडिकेटर्स की बात हम करेंगे कि मानव विकास का किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि वहां पे मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए बच्चों, एक आर्थिक विकास होना बहुत अच्छी बात है देश का, पर उस देश में रह रहे सभी लोगों का मानव विकास होना भी बड़ा जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट होना जरूरी है। मानव की स्थितियों में सुधार आना, उसकी प्रगति होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि
देश आर्थिक विकसित होता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस देश में, उस आर्थिक विकास में सबका योगदान होना चाहिए और उस आर्थिक विकास का फायदा सबको मिलना चाहिए। और उसी पे जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब हम कहते हैं कि मानव का विकास होना चाहिए, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास का अर्थ होता है कि सुधार या जो प्रगति की स्थिति होती है वह विकास है। तो जो विकास होना चाहिए मानव का, ये मानव का विकास कैसे होगा और ये मानव के विकास के संकेतक क्या है, कैसे मानव का विकास किया जाए। तो आप लोगों को मैंने क्लास 10th में भी पढ़ाया था ये चीज कि मानव के विकास के 3 संकेत होते हैं। सबसे पहला तो अगर अपन बात करें तो शिक्षा है बेटा, शिक्षा है एजुकेशन। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दाढ़ेगा, किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उसके बाद अगर दूसरा जो मानव विकास का संकेतक है वो क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, ठीक है। योग करे निरोग रहे, ठीक है, ये जैसे कि योग में अपने कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। और तीसरा है बच्चों आय, प्रति व्यक्ति आय या आय, दैट इज द इनकम। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है पर पैसा बहुत कुछ है बेटा। और आज के समय में देखते हुए तो मतलब कहीं ना कहीं जो रिश्ते भी हैं वो भी पैसों के हिसाब से चलते हैं। मतलब किसी संत ने, किसी ने कहा तो सच में वो बात ठीक भी अपनी जगह कि कोई भी व्यक्ति है ना हमारे साथ लगा हुआ है ना, वो अपने कारण के कारण लगा हुआ है। उसको कुछ ना कुछ हम पे फायदा नजर आ रहा है और हमें उसमें कुछ फायदा आ रहा है। कोई बिना कारण के नहीं लगता। तो जो कारण के कारण लगते हैं उन कारणों में एक पैसा भी होता है कि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है। बच्चों मैं आपको एक चीज जीवन में कहता हूं कि आप खुद को सफल बनाने का प्रयास करो, आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। आप जिस दिन सफल बन जाओगे उस दिन आपका परिवार भी आपका है, सच में आपका है, आपके रिश्तेदार भी आपके हैं, आपके जाति के लोग भी आपके हैं, आपके वर्ग, आपके एरिया के जो लोग हैं वो भी आपके हैं। और बाकी मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप अपनी एरिया में सबसे बुरी स्थिति में जीवन जी रहे हैं, भगवान कभी ऐसा ना करे। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे ना, न तो कॉलोनी वाले साथ देंगे, न जाति वर्ग वाले साथ देंगे, ठीक है, न रिश्तेदार समाज, कोई साथ नहीं देता है। इसलिए सर्वप्रथम जो पहला कार्य हमारा बनता है वो ये कि हम खुद का विकास करें। खुद के विकास का अर्थ क्या है? हमने जो सपने संजोए हैं खुद के लिए वो सपने पूरे करें। और जब हम उन सपनों को पूरा कर ले तब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज, इस मानव समाज में जो गरीब है, पिछड़े में, उनका उत्थान करें और राष्ट्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर योगदान दें। पर सबसे पहले हमें खुद के लिए बेहतर कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो आय, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ अब पैसों पर निर्भर हो गया है तो आय बड़ी जरूरी। तो मानव के विकास के जब हम संकेतों की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है: शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, और आय, इनकम। अब किसी भी देश में अगर किसी मानव का विकास करना है तो इन चीजों पर खर्चा होना बड़ा आवश्यक है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्चा शिक्षा पे करे, सरकार ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है वो स्वास्थ्य पे करे, और सरकार ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है वो लोगों की आय, इनकम के लिए करे। आय, इनकम का मतलब क्या है? सरकार उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराए, सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार, ज्यादा से ज्यादा काम धंधा दे। अब रोजगार देने के लिए सरकार का क्या करना होगा? सरकार ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यक्रम है वो चलाए। जैसे भाई हॉस्पिटलों का काम चला दिया है, स्कूलों का काम चला दिया, उद्योग बनवा रहे हैं, तो जब तक बनेंगे तब तक लोगों को काम मिल जाएगा। उन उद्योग हो जाएंगे तो उन उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब रोजगार मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है? लोगों को आय मिलेगी, इनकम मिलेगी। और जो इनकम जब हमें मिलती है तो ये इनकम हमारा जीवन स्तर जो है उसको सुधारती है बेटा, जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो हम कहते हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं, जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। आज अगर कोई व्यक्ति महीने के 10 कमाता है और महीने के 1 लाख कमाता है तो दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी जीवन पद्धति में ही हमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो आय का मतलब यह है कि सरकार यहाँ पे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। देखो बच्चों, एक चीज आप लोग क्लास 9th में पढ़ करके आए थे मानव पूंजी के बारे में। मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं, मानव पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब यह है कि एक प्रकार से वो संपत्ति है, एक प्रकार से संपत्ति होती है। जैसे मैं कहूं कि आज मेरे पास एक मकान है, एक जमीन है, ये मेरी पूंजी है,
ये मेरी पूंजी, मतलब ये मेरी संपत्ति है कि हाँ साहब मैं कभी भी इनको बेच करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं इनके द्वारा अपना जो जीवन है वो बेहतर कर सकता हूँ। तो मानव जो है ना, मानव सबसे बड़ा संसाधन भी है और मानव खुद ऑटोमेटिकली एक पूंजी भी है। पर इस मानव को पूंजी बनानी पड़ती है, बनती नहीं है मानव को पूंजी बनाना पड़ता है। मानव को पूंजी कैसे बनाया जा सकता है? मानव को पूंजी उसकी एजुकेशन पे और उसकी हेल्थ पे खर्चा कर करके। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, उनको शिक्षित बनाएं। अब शिक्षा का मतलब यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भैया थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, उनको लिखना आता है, पढ़ना आता नहीं। शिक्षा का मतलब ये है कि वो जब उन पढ़ाई को कर ले तो उनको अच्छे रोजगार मिल सके, बेहतर काम मिल सके, उनके जीवन में बेहतर सुधार आ सके। ठीक है, जीवन में सुधार आ सके, एजुकेशन उनको देनी है। उनके दिमाग में से जो कुरीतियां है वो कुरीतियां दूर हो सके। ठीक है, अगर वो पढ़ लिख करके भी समाज में भेदभाव की बातें करते हैं तो फिर कैसे व्यक्ति हैं पढ़े लिखे? एजुकेट होने चाहिए, हेल्थ है जो उनकी अच्छी होनी चाहिए, इस पर सरकार खर्चा करे। अब अगर सरकारें एजुकेशन पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्चा कर देती है तो जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो मानव पूंजी बन जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि बेटा ये मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए आप रख लो, आप मेरे पड़ोस में रहते हो, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और मैंने बोला बेटा मैं हो सकता है कि 5 दिन में भी आ जाऊं और ये भी हो सकता है कि मुझे 5 महीने भी लग जाए, पर मैं जिस दिन भी आऊं मुझे 1 लाख रुपए उसी दिन चाहिए, रोका टोकी नहीं होगी। बोले ठीक है सर आप जाइए। अब वो 1 लाख रुपए आपके पास घर में रखे हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि आपको पता है मनीष सर के, और मनीष सर बता के नहीं गए कि 1 महीने में आएंगे, 2 महीने, कभी भी आ सकते हैं, मैं आज खर्च कर दूं पता नहीं कल आ जाए। तो वो पैसे आपके पास हैं, पर वो एक प्रकार से क्या है, बोझ की तरह है हमारे ऊपर, बर्डन है बेटा हमारे ऊपर, होता है ना। अब इसी प्रकार से मान लो वो 1 लाख रुपए आपके ही हो तो आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी पूंजी है, वो 1 लाख रुपए। अब ऐसे क्या होता है कि देश में अगर कोई लोग हैं, अब वो हमेशा बीमार रहते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं। अब पढ़े लिखा होगा तो ज्यादा व्यक्ति ज्यादा काम करेगा। जैसे मान लो अब जो पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित लोग हैं, तो अब उनको बोलेंगे भैया ये टेबल वहां से उठाकर वहां रख दो, हाँ हाँ बिल्कुल साफ साफ है, वहां से उठाकर, भैया ये बोर्ड यहाँ से पकड़ो और वहां उधर रख करके, हाँ हाँ भैया वहां, भैया ये कंप्यूटर पकड़ो वहां से वहां, हाँ हाँ भैया रख देंगे। मेहनत वाले सारे काम कर लेंगे, पर उनको बोला भैया कंप्यूटर पे बैठो और ये जो है ना टाइपिंग वाला काम है, अरे नहीं 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 ये नहीं होता भैया। मतलब शिक्षित जो व्यक्ति, अशिक्षित जो व्यक्ति है वो हर काम नहीं, पर जैसे शिक्षित व्यक्ति होगा उसको चलो भाई पैसों की जरूरत होगी तो वही उठा के उधर भी रख देगा और भी कर देगा, टाइपिंग भी कर देगा। तो शिक्षित व्यक्ति के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होती है, ज्यादा अवसर भी उसके पास काम के होते हैं। तो व्यक्ति एजुकेट हो, शिक्षित होगा और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ये क्या होगा कि देश के लिए बेहतर होगा। अब कोई अशिक्षित व्यक्ति है वो ज्यादा काम नहीं करेगा, ज्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगा। अब ज्यादा कर कोई व्यक्ति ऐसे बीमार रहता है तो भाई वो खुद ही बीमार रहता है, तो फिर वो देश के लिए क्या ज्यादा बेहतर अच्छा कर पाएगा, क्या ज्यादा उत्पादन कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा व्यक्ति को हम लोग क्या बनाए, हम पूंजी बनाए, हम उनका कैपिटल हम उनको बनाना है। उनको ऐसी शिक्षा दें कि उस शिक्षा के बाद उनमें बड़ा सुधार आए, उनको स्वस्थ रखें, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, खूब उत्पादन करेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास होगा और खूब पैसा वो खुद भी कमा पाएंगे, तो जिससे उनकी आवाज आय भी आएगी, उनका जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा। परंतु ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार उन लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य दे। तो मानव विकास के जब हम संकेतकों की बात करते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की जब बात करते हैं, तो बेटा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय आ जाती है कि एजुकेशन पे खर्चा हो, स्वास्थ्य पे खर्चा हो और आय पे खर्चा हो। अब आज हम लोगों को इस लेक्चर में भी ये डिस्कस करना है कि भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच जो मानव विकास के जो संकेतक हैं, इनमें क्या स्थिति है, वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति है, वहां पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वहां पर आय जो है वो कितनी है। अब देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा किस प्रकार से मापी जा सकती है? शिक्षा मापी जाएगी कि वहां पे जो कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं या लिटरेट हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कितने हैं। स्वास्थ्य दर कैसे नापी जा सकती है कि कितने लोग स्वस्थ हैं? सबसे पहले तो वहां ये देखा जाएगा कि जो डेथ रेट है, डेथ रेट का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर का मतलब होता है कि हर 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जो हर साल मर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर, जिसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल पूरा करने से पहले ही शांत हो गए हैं या 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गए, मतलब 1 साल की भी अपनी पूरी जीवन नहीं जी पाए। ये शिशु मृत्यु दर है। इसके अलावा जिन महिलाओं का जब प्रसव होता है, मतलब बच्चों को जन्म देती है, तो उस समय कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो उसी समय
डाई हो जाती हैं, या ये क्यों होता है? क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इनके द्वारा हम ऐसा चेक करते हैं कि जो स्वास्थ्य है वहाँ पे उस देश में, किसी देश में, वो कैसा है। इसके अलावा इनकम का अगर देखें तो ये तो हम आसानी से प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं कि भैया हाँ, उस देश की प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, या इसको हम औसत आय भी, एवरेज इनकम भी कहते हैं। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एवरेज इनकम कैसे निकाले जाएंगी? जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो आपके पास औसत आय आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों से हम मानव विकास का पता लगाते हैं कि भाई मानव विकास उस देश में कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि एक तो मानव के विकास के लिए विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है और उसमें वो ये मानता है कि जो आय है उसी को आधार मानता है। बस वो मानता है कि सब कुछ जो है वो पैसा है, और पैसे के आधार पर वो तय करता है कि भाई ये देश विकसित है, ये विकासशील है, यहाँ के देशों की ये स्थिति है, ये स्थिति। परंतु उसके अलावा यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी एक संगठन है जिसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में हम इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, और जो यूएनडीपी रिपोर्ट जारी करता है उसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या इसको हिंदी में हम कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, या रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन भी कहा जाता है, पर जनरली रिपोर्ट ही लिखा जाता है, हिंदी में रिपोर्ट ही लिख देते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो इन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है। विश्व बैंक सिर्फ एक का कर रहा था, आय को आधार मान रहा था, परंतु यूएनडीपी का कहना है कि नहीं भैया, सब कुछ आय नहीं है, सब कुछ पैसा ही पैसा नहीं है, उसके अलावा शिक्षित कितना है, शिक्षा कितनी है, स्वास्थ्य स्थिति कितनी है, ये सब कुछ भी क्या है, मानव विकास से हम लोग मापेंगे, मानव विकास में आधार बनाएंगे। तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, और उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो एचडीआई देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या? सूचकांक। इंडेक्स क्या होते हैं वो आप सांख्यिकी वाले में पढ़ेंगे भी। तो सूचकांक जो है, तो इसमें एक मतलब वो पूरी लिस्ट जारी करता है कि भाई सबसे बड़ी स्थिति इस देश की है मानव विकास में, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और इसमें ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 के बीच में मार्क्स देता है एक प्रकार से, ठीक है, 0 से 1 के बीच में देता है, और फिर सारे देशों को उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है। 2017 के हिसाब से, 2016-17 के हिसाब से भारत की जो रैंकिंग वो 130वीं है, 130 पर है भारत, ठीक है। तो मानव विकास के जो संकेतक है, इंडिकेटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। ये तीनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल यूएनडीपी भी करता है, ठीक है। शिक्षा का मतलब वहाँ पे कितने लोग लिटरेट हैं, स्वास्थ्य का मतलब वहाँ की मृत्यु दर कम होनी चाहिए, जन्म दर भी ठीक होनी चाहिए, मोर्टिलिटी रेट जो है, शिशु मृत्यु दर है, वो भी कम होनी चाहिए, मतलब बहुत ही कम होनी चाहिए, और जो प्रसव के समय जिन माँ डाई हो जाती है वो भी नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार होना चाहिए। और आय का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रोजगारों का अवसर लोगों को मिलना चाहिए, और उनको बेहतर आय मिले, प्रति व्यक्ति जो आय है, इनकम है वहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं आधारों पर हम ये जो तीनों देश हैं, हमारा प्यारा भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों की चर्चा करेंगे कि इनमें मानव विकास के जो हालात हैं वो क्या है और कैसे हैं। चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे। देखो, अब चीन एक बड़ी पावर के रूप में, आज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चीन काफ़ी ताकतवर भी बन गया है, और चीन आज के समय में अगर हम कहें ना कि चीन अमेरिका तक को आग दिखा देता है। पर देखो बच्चों, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सब कुछ आर्थिक विकास नहीं है। वहाँ पे खूब, हाँ, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, परंतु इस सब के अलावा हमारे देश में लोकतंत्र बहुत है, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है हमारे देश में। हमारे देश में हर एक एक वर्ग की बात सरकार सुनती है। चाइना में जाकर के बोल, कतई नहीं सुनेगी, सुनती नहीं है, वो वोटिंग ही नहीं करवा रहे वो। तो फिर भैया ऐसा पैसा किस काम का जहां पे आपको बिल्कुल आज़ादी नहीं है,
बस आप तो एक प्रकार से सरकार के गुलाम बनकर के हम काम करते जा रहे हैं। काम नहीं, यहाँ तो हमारे हमारे लगता है कि नहीं साहब 8 घंटे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, 10 घंटे ज़्यादा काम हो रहा है, हम उसके भी आंदोलन करते हैं। सरकारें हमारी पेमेंट नहीं बढ़ाती, हम उसका भी आंदोलन करते हैं। तो हर चीज़ में हमें लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के मामले में भारत आगे था, आगे और आगे ही रहेगा। और यही कारण है कि पूरे विश्व में जो जयकार हो रही है वो भारत की होती है। पर आर्थिक मामलों में देखें तो चीन, भारत और पाकिस्तान दोनों से ही आगे है। ये बात अनेक संकेतों के विषय में सही है, जैसे आय संकेतक अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी अथवा निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, अथवा स्वास्थ्य संकेतों के जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण। देखो अब जो चीन जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे है। ये काफी अनेक संकेतों को, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है उनके विषय में ये बात सही। जैसे कि सबसे पहला हम बात करें आय संकेतक, इनकम के आधार पर बात करें, जो प्रति व्यक्ति इनकम है ना, जो प्रति व्यक्ति आय है, हाँ हो सकता है कि चाइना में ज्यादा हो, ठीक है, बिल्कुल वहां पे पर कैपिटा हो नहीं सकता है, प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम है वो चाइना में ज्यादा है, इसीलिए बुक कह रही है कि चीन, भारत और पाकिस्तान से आगे है। इसके अलावा जो वहाँ की जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो ज्यादा है। वो तो हमने देखा है कि ट्रिलियंस की जो इकोनॉमी 22.2 की जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जीडीपी है अमेरिका के बाद चाइना की, इसीलिए तो चीन बार बार में अमेरिका को भी आग दिखा देता है। तो जीडीपी के मामले में चाइना बहुत आगे। निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा मतलब जो पॉवर्टी लाइन है। अब निर्धनता वाला चैप्टर जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उन सबको पता है पॉवर्टी लाइन क्या होती है, क्या नहीं होता, ठीक है। तो निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा में फिर भी एक बार बता देता हूं, निर्धनता रेखा एक प्रकार से एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, ठीक है। उस काल्पनिक रेखा के नीचे जो लोग जीवन जी रहे हैं वो निर्धनता रेखा से पीछे हैं। इसमें जनरली क्या होता है, सरकार एक तय कर देती है, जैसे मान लो कि दिन के 400 रुपए, जो व्यक्ति दिन के 400 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है। अब 400 से नीचे जो भी कमा रहा है वो सारे के सारे क्या हो गए, निर्धनता रेखा से नीचे आ गए, मतलब ये सारे के सारे गरीब है। 400 भी नहीं है, वैसे मैंने बहुत ज्यादा बताया, ठीक है, पर एक उदाहरण के तौर पे। तो निर्धनता रेखा से नीचे की जो जनसंख्या, अगर उसका अनुपात देखेंगे तो उसमें चीन की स्थिति बहुत ठीक है। मतलब चीन में कम लोग ऐसे हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे है, मतलब गरीबी की संख्या जो है वहां पे चीन में कम है। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य संकेतकों की बात करें, हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या है, जैसे कि बेटा मृत्यु दर। मृत्यु दर का क्या मतलब है कि हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु दर, डेथ रेट कहलाता है। अब मृत्यु दर देखो, प्राकृतिक नेचुरली तो मृत्यु तो होनी है, जो आया है सो जाएगा, मृत्यु तो अटल सत्य है, मरना तो है, परंतु क्या होता है कि एक एवरेज माना जाता है। जैसे ये जो जीवन प्रत्याशा है ना, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि लगभग इतनी लाइफ तो व्यक्ति जिएगा। पहले के समय में 100 साल आम बात थी, मतलब जैसे बहुत सी बार मैंने घर में भी बोलते हुए सुना कि जो पहले के जो लोग हैं, मतलब वो जब तक यूँ लाठी के बल नहीं आ जाते तब तक जाते नहीं थे। अब आजकल तो पता ही नहीं चलता, जिसको सुबह मिले थे और शाम को खबर आई कि साहब वो तो नहीं रहे, ठीक है, मतलब व्यक्ति हंसता खेलता ही निकल जाता। पहले 100 साल तक ऐसा माना जाता हाँ व्यक्ति 100 साल तक तो जिएगा। अब क्या है, व्यक्ति चल बसते हैं। तो जीवन जो प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कम से कम वो तो होनी ही चाहिए उतनी। अगर इंडिया में आज हम लोग बात करें कि इंडिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, पुरुष जो है, मेल जो है, उनकी माना जाता है कि लगभग 67 साल है, कि 67 साल तक एक पुरुष जी सकता है, उसको इतनी तो एज होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं को 2 साल एक्स्ट्रा है बेटा ठीक है, महिलाएं 2 साल एक्स्ट्रा है। महिलाओं की 69 मानी जाती है, 69-70 के आसपास मानी जाती है, मतलब पुरुषों का पहले जाने का टिकट कटा हुआ है। तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर इन उम्रों से भी कम व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग जो हॉस्पिटल्स हैं या वो ठीक नहीं। अगर आप अंग्रेजों के दौर के समय में देखें और देखें, अब जैसे पहले के समय में क्या था ना, बीमारियों के इलाज जल्दी से नहीं मिला करते थे, पर आज देखिए, आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज जल्दी से मिल जाता है। तो मतलब हमने क्या है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में बहुत बड़ी इनोवेशंस करे और हम लोगों ने बड़ी से बड़ी जो बीमारियां उनका भी इलाज निकाल लिया। तो अब क्या, जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य की जो कंडीशन है वो ठीक हो रही है। स्वच्छता के मामले में, ठीक है, साफ सफाई के मामले में आप, क्योंकि जहां स्वास्थ्य की बात आती है वहां स्वच्छता की भी बात आएगी। जो स्वच्छ है वो स्वस्थ है। साक्षरता तक पहुंच, साक्षरता तक का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई तक पहुंच होनी चाहिए हमारी, हम पढ़ लिख सके, हमारी पढ़ाई तक अप्रोच होनी चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार मिल सके। जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण, कुपोषण का मतलब समझते हैं ना कि भाई जिन लोगों को खाने पीने को पूरा
जो जितना शरीर को चाहिए उतना नहीं मिल पाता। जैसे जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, एक दिन खाना खा लिया, फिर 3 दिन 4 दिन की कहीं जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाने चाहिए थे वो नहीं जा पाते। तो यहाँ पर अनेक संकेतकों के आधार पर आय संकेतक हो गया, जिसका अर्थ प्रति व्यक्ति हो गया, जीडीपी हो गया, निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं, स्वास्थ्य संकेतकों में मृत्यु दर हो गई, स्वस्थता हो गई, साक्षरता तक पहुंच हो गई, जीवन प्रत्याशा हो गई, और उसके अलावा कुपोषण हो गया। चीन और पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे। देखो, अब चीन और पाकिस्तान निर्धनता रेखा, इस निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको कम करने में के अनुपात, मतलब उनको जितनी रेशियो में वो कम कर रहे हैं उसकी तुलना में भारत मतलब इनसे पीछे है। मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि निर्धनता रेखा के नीचे जितने लोग हैं उन लोगों की संख्या को कम करने में चीन और पाकिस्तान जल्दी जल्दी उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, भारत धीरे प्रयास कर रहा है। देखो इसके कारण क्या है। पहली बात तो क्या है कि चीन जो है ना, चीन ने बीच में से एक संतान की नीति लगाई, तो वहां पे जनसंख्या कंट्रोल हो गई। जनसंख्या कंट्रोल हो गई तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे तो संख्या स्टेबल सी हो गई कि हाँ साहब 20 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, तो उनको जल्दी जल्दी सरकार ने ऊपर ले लिया। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसी कोई नीति नहीं है। तो अब जैसे कहती भी है सरकार, बहुत सी बार ऐसा मुद्दा चलता भी है और कुछ जो विद्वान है वो भी कहते हैं कि सरकार अगर 1 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकालती है तो 50 लाख पता चला फिर वापस गरीब के रेखा में चपेट में आ गई, क्योंकि जनसंख्या बड़ी तेजी से भारत में बढ़ रही है। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, और भारत में जितने निर्धनता को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं वो शायद इन दोनों ही देशों ने नहीं चलाएंगे। और बाकी पाकिस्तान की तो निर्धनता रेखा की स्थिति अगर देखेंगे तो आप आज देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति हो रही है। लोन के कर्जे में वो डूब चुका है बुरी तरीके से, जो पाकिस्तान ने लोन ले लेकर करके डूब चुका है। मतलब भारत और चीन के तो हो सकता है लोग गरीब हो, पाकिस्तान तो देश ही गरीब होकर के आज खड़ा है। पूरे विश्व में IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर करके आज पाकिस्तान काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान लोन लेकर करके काम भी करे ना तो भी अच्छी बात है, बट पाकिस्तान लोन लेकर करके डेवलपमेंट वाले जो काम है वो काम पाकिस्तान नहीं कर रहा है। और चीन की अगर निर्धनता रेखा की मैं आपको कहानी बताऊं तो देखो, चीन तो ऐसा देश है वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, उसको जरूरत लगे तो गोलियों से उड़ा करके भी संख्या कम कर देगा, चलो भाई तुम बाय बाय टाटा। तो ये जो ठीक है, हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान ने निर्धनता रेखा से लोगों को हटाने की है वो अनुपात ज़्यादा होगा, भारत का कम होगा, बट भारत की स्थितियाँ बहुत बेहतर है। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है, और ये दोनों देश महिलाओं को मातृ मृत्यु से बचा पाने में सफल रहे। स्वच्छता के मामलों में जो इनका निष्पादन है वो भी भारत से बेहतर है, और दोनों ही देश जो है महिलाओं को मातृ मृत्यु मतलब जब उस समय जब उनकी डिलीवरी होती है तो उस समय बचा पाने में सफल रहे। ये जैसे आपको पूरी पृथ्वी की दिखाई और पृथ्वी को संरक्षित करने का यहाँ पे मैसेज। चीन में प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 29 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में यह संख्या 133 एवं 140 से ऊपर है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उत्तम पेयजल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं। चीन में प्रति 1 लाख जन्म देने वाले जन्म पर केवल 29 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, मतलब 1 लाख महिलाओं में से 29 महिलाओं की ही डेथ चीन में हो रही है। इंडिया में 133 है और पाकिस्तान में 140 से ऊपर है, 140 से ज्यादा है, ठीक है। पर यहाँ पर आश्चर्य की बात यह कि जो तीनों ही देश है उत्तम पेयजल, पेयजल मतलब क्या है, जो पीने योग्य जो पानी है उस पीने योग्य पानी को जो स्रोत है, सोर्स है, वो उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं सफल हो रही है तीनों ही देश। चीन में दोनों देशों से कम गरीब व्यक्ति है, तो चीन की अगर बात करें तो दोनों ही देशों से कम गरीब व्यक्ति चीन में देखने को मिलते हैं। परंतु ऐसे प्रश्नों पर विचार करने अथवा निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण है परंतु पर्याप्त नहीं है। देखिए, आपने शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आय की, इन सब की बात आपने करी, इन सबके इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पर यह पर्याप्त नहीं है बेटा, ठीक है। कंप्लीट में जरूरी है पर ये कंप्लीट नहीं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, बहुत सी बार कहता हूँ बच्चों को कि आपका एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है कि मैं इतनी बजे उठूंगा, ये पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, आपने लिख लिया, पर क्या सिर्फ वो टाइम टेबल बनाना ही जरूरी है? उसको लागू करना भी तो जरूरी है ना। तो बनना तो महत्वपूर्ण है पर वो पर्याप्त नहीं है, वो कंप्लीट नहीं। मेरे वीडियोस देखना जरूरी तो है पर वो पर्याप्त नहीं है। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि सर ने क्या पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है, आपको भी चीज़ें समझनी होगी, फिर जाकर के वो पर्याप्त होगा, पूरा कंप्लीट होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमने चर्चा करी है, ये जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। फिर और क्या होना चाहिए? इनके साथ ही स्वतंत्रता के जो संकेत है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मानव बिना स्वतंत्र हुए कैसे काम कर सकता है? स्वतंत्रता तो बड़ी जरूरी है, उसके पास खूब पैसा हो,
और अगर उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए तो फिर कैसा पैसा, पैसा किस काम का है भैया, पैसा किस काम का है, ठीक है। और जैसे आपने माइकल जैक्सन का सुना ही होगा, माइकल जैक्सन का खूब पैसा था और वो 12-12 डॉक्टर्स की टीम रखता था, ठीक है। उसकी पता नहीं दिन में कितनी जांच होती थी, कितने इंजेक्शन लगवाता था और करता था। क्या है, पैसा होने के बाद भी क्या हो गया है, मतलब कहते हैं ना जो खुशी से जीवन जीना चाहिए वो तो नहीं जिया। तो स्वतंत्रता बड़ी जरूरी है कि आवश्यकता है सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया। देखो अब स्वतंत्रता संकेतकों में क्या है, सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीति में मतलब सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं करेगी, इन निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी होगी, लोगों की कहां तक होगी, इसको भी जोड़ना चाहिए। इसको जोड़ा है पर इतना महत्व तो नहीं दिया है। ये जो मानव विकास के जो संकेतक शिक्षा, स्वास्थ्य, आय है, ये तो जरूरी है ही, इन पे तो बहुत बढ़िया बात है कि इनको जोड़ रखा है, परंतु इनको भी जोड़ना चाहिए कि भाई वहां पे स्वतंत्रता कितनी है, लोकतंत्र कितना है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेतक इनमें अभी तक नहीं जोड़े गए हैं, जैसे नागरिक अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि सम्मत शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए, जैसे कि नागरिक जो अधिकार है, नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए उसकी संवैधानिक संरक्षण की सीमा, कि संविधान उनको संरक्षण करेगा, नागरिकों के जो अधिकार है वो कभी उल्लंघन नहीं होंगे। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसकी संवैधानिक संरक्षण होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा संरक्षित रहे। और विधि सम्मत शासन मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के द्वारा ही शासन चल रहा है, इस बात को भी पूरा ध्यान में रखना चाहिए। इन सबको भी लागू किया जाना चाहिए, पर अभी तक लागू नहीं किया है। मानव विकास में बहुत कुछ आ जाता है। हम देखिए, हम जो विकास देखते हैं ना, हम विकास इन चीज़ों पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने वो हैं, पर विकास, मानव विकास में व्यक्ति का शिक्षित होना, व्यक्ति का स्वस्थ होना, व्यक्ति की अच्छी इनकम होना, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलना, ये सब कुछ बहुत बड़े आवश्यक है। और व्यक्ति को एक सम्मान भरा व्यवहार मिलना, ये भी बड़ा जरूरी है, समानता भी बड़ी जरूरी है। ये सब क्या है, मानव विकास के सूचक अपन मानते हैं। तो इन मानव विकास के जो संकेतक है, इनके आधार पर जो है हमने देखा कि चाइना काफ़ी आगे है, परंतु लोकतंत्र के मामले में इंडिया आगे है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में इंडिया आगे है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इंडिया आगे है, न्यायपालिका को संरक्षण, विधि सम्मत शासन में इंडिया आगे है। मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, हमारा इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। चलिए, इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किए बिना तथा इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा तथा इसकी उपादेयता भी सीमित रहेगी। अगर ये जो उपाय हैं इनको बिना महत्व दिएंगे तो मानव विकास जो सूचक है वो उसका निर्माण अधूरा ही रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। अब देखिए, ये आपके किताब में जो एक टेबल दे रखी है उसमें देखते हैं। पहला जो है वो भारत का है, दूसरा चीन का है, तीसरा इधर पाकिस्तान का है। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक में मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में वो दिया जाता है। तो इंडिया को जो इसमें पॉइंट दे रखे वो है 0.645, 0.645। चीन को दे रखे 0.761 और पाकिस्तान को दे रखे 0.557। रैंक HDI के आधार पर, अब इसके आधार पर रैंक कौन सी है, इंडिया की जो रैंक है वो 130 है, चीन की जो रैंक है वो 87 है, पाकिस्तान की जो रैंक है वो 154 है। ये लगभग 190-193 देशों में से है बेटा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब लगभग वहां पर व्यक्ति कितना जिएगा, तो भारत की जो मानी जाती है औसतन 69.7 मानी जाती है, मतलब लगभग 70 साल। चाइना वालों की 76.9 मतलब लगभग 77 ईयर्स, और पाकिस्तान वालों की 67.3 मानी जाती है, लगभग 67 ईयर्स। विद्यालय में औसत वर्ष प्रतिशत आयु वर्ग के 15 और ऊपर। देखो अब यहाँ पे 15 साल और उससे ऊपर के कितने बच्चे हैं जो विद्यालय में है, तो 6.5, 8.1, 5.2। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय मतलब अमेरिकी डॉलर में, अगर अमेरिका डॉलर में हम लोग देखते हैं तो प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो कितनी है, 6,681 रुपये भारत में प्रति व्यक्ति आय मानी गई है। 16,057 डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, 16,057 डॉलर, और पाकिस्तान में 5,005 डॉलर। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का जो परसेंटेज है वो कितना है, भारत में 21.9% लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब 22% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है। चीन में 1.7 है, मतलब लगभग 2% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है। पाकिस्तान में 24.3 है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों के अनुसार, ठीक है, ये 2011 के हिसाब से है, तो इसमें
29.9 मतलब लगभग 30 बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 57.2 है। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख जन्मों के अनुसार, तो 1 लाख जन्मों से महिलाएं जो है यहाँ पे 133 की डेथ हो रही है, यहाँ पे 29 की और यहाँ पे 140 की। आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या, जो आधारभूत जो स्वच्छता की सेवाएं हैं, साफ सफाई वाली जो सेवा है, उसका उपयोग करने वाली जनसंख्या भारत में 60% है, चीन में 75% है, पाकिस्तान में भी 60% है। आधारभूत जो पेयजल स्रोत है उनको उपयोग करने वाली भारत में 93% जनसंख्या को बिल्कुल स्वच्छ पानी है वो मिलता है, चाइना में 96% और पाकिस्तान में 91%। और लास्ट है कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं वो 36.9% भारत में, 8.91% चाइना में और 37.6% पाकिस्तान में। ये आपको पूरा रटना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था कि जो स्थिति है वो क्या है। ठीक है, इसी के साथ जो आज अपना लेक्चर है वो लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो चैप्टर है उसको भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।